नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आजकल। मैं हूं अंजलि। मैं हूं अक्षय। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। आज की सबसे पहली खबर है राष्ट्रपति पद के चुनावों को लेकर। कल 19 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होने वाले हैं और आखिरी समय पर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने अपना रुख साफ कर दिया है। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान नहीं करा था, लेकिन अब उन्होंने ये बोल दिया है कि वो प्रणब मुखर्जी का समर्थन करेंगे इन राष्ट्रपति पद चुनावों के लिए। हालांकि ममता बनर्जी ने ये बात सामने रखी है अक्षय कि ये जो डिसीजन है, ये निर्णय उन्होंने मजबूरी में लिया है क्योंकि कोई और बेहतर कैंडिडेट शायद उनको नजर नहीं आया। Yes, Anjali, let me start from where you have left. Mamata Banerjee has said yesterday that we have taken the decision with pain and not from our heart. We have taken the decision without any provocation or financial deal. We took the decision reluctantly. The pleasure we would have got is missing in our decision today. We had two options, once to abstain and another to vote. If we had abstained from voting, it would have been a plus for Pranab Mukherjee. If we vote, then also it would be a plus for him. We had no other option. जी। So you can see the kind of justification that Mamata Banerjee is giving. She's saying we are painful, we are in a sorrow, we had no other option. So एक ऐसा कहा जा सकता है मजबूरी की आड़ में आके वो राष्ट्रपति को वोट कर रहे हैं। लेकिन अक्षय, मजबूरी आप बोल रहे हैं, ऐसे राष्ट्रपति पद का चुनाव है, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप कह रहे हैं कि हमने मजबूरी में किसी को समर्थन देने का ये फैसला किया है। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की? देखिए, जो सपोर्ट कहते हैं ना, आई हैव सपोर्टेड समबडी, ये यहाँ पे इस केस में सपोर्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वो कह रही है मैं पेनफुल हूँ, आई एम पेन्ड बाय सपोर्टिंग समबडी। दैट सपोर्ट व्हिच डज नॉट ड्रॉ प्लेजर फ्रॉम योर हार्ट इज नॉट सपोर्ट बेसिकली। कोई मजबूरी है, अब ये राजनीतिक मजबूरी है, फाइनेंशियल डील्स की बात की जा रही है, बहुत पहले से ये बात सामने आ रही है कि फाइनेंशियल डील्स हैं, कहीं ना कहीं पैकेजेस अनाउंस किए जाएंगे सेंटर की तरफ से। क्या ये इसके पीछे कारण है या क्या कारण है वो नहीं पता, बट ये जरूर कहा जा सकता है कि मजबूरी के राष्ट्रपति दिख रहे हैं एटलीस्ट तृणमूल कांग्रेस के तरफ से मिस्टर प्रणब मुखर्जी। खैर, क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की, इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकती हैं। अक्षय, हमारी आज की अगली खबर कौन सी है? द नेक्स्ट न्यूज फॉर टुडे इज यूएस नेवी ओपनिंग फायर ऑन इंडियन फिशरमैन, killing one and injuring 3 others. In what can be said to be an condemnable incident, the US Navy opened fire on 4 fishermen actually, in which 1 was killed and 3 were injured. In fact, a victim has said that US Navy was not at all provoked from our side. They unprovoked rained bullets for 5 minutes, killing 1 of them and injuring 3 others. जी, तो एक बहुत ही दुखद घटना है, हालांकि एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उनकी तरफ से ऐसी कोई कार्यवाही होती है, अमेरिका जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ऐसी बातें अगर सामने आती हैं, एक मिस्टेक के तौर पर आप उसे लेते हैं और उसके लिए आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे आप मानवता को? regret feel नहीं कर रहे हैं. They've refused to apologize for this event, and that is where the bottom line is. They have said we won't apologize because we felt a security concern and we gave warnings to the Indian fishermen, and then we decided to open fire upon them. And that's where your point when you say that human rights की बहुत बात करते हैं. आप देखिए कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये से कहता है ह्यूमन राइट्स को बचाइए, ह्यूमन राइट्स को बचाइए. जब आप किसी की जिंदगी लेते हैं वो सबसे बड़ा प्रहार होता है ह्यूमन राइट्स पे. बिकॉज व्हाट इज ह्यूमन राइट्स बेसिकली? द बेसिक feature of human rights, if you study the political theory, is that right to life forms the number one right in the human rights. तो उसी जगह पे बॉटम लाइन आती है कि जब आप अपोलोजाइज भी नहीं कर रहे हैं, आप रिग्रेट भी फील नहीं कर रहे हैं, तो एक हाई हेडेडनेस का इंडिकेटर है कि हम तो कुछ भी करेंगे और वील गेट अवे विद इट. बिल्कुल इसी बात पे सबसे जोर देना चाहिए कि व्हेन यू आर ओपनिंग फायर on unprovoked citizens, unprovoked victims, then you certainly come in the forum of being questionable. जी, तो अगर आप अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, आप अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, लेकिन आपको ये पावर नहीं मिल जाती कि आप किसी भी जैसा कि विक्टिम्स ने कहा है कि अनप्रोवोक्ड था ये पूरा जो भी वहां पे सिचुएशन हुई, ये पूरा इंसिडेंट अनप्रोवोक्ड था, उसके बावजूद वहां पे फायरिंग हुई बिना किसी वार्निंग के. इसी को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. निर्मला सीतारमण जो कि भाजपा की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा, विटनेसेस से दैट द शूटिंग हैपेंड टोटली अनप्रोवोक्ड. Warnings were not even given to the fishermen. We demand an apology from the US authorities. Also, there should be a comprehensive inquiry conduct into this entire matter. She has also added, more importantly,
The External Affairs Ministry in India should proactively take steps to ensure justice is done to the poor fishermen whose only fault it was to go out to earn their living. तो उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी ये मांग करी है कि एक कड़ी कार्रवाई की जाए इस पूरे मामले को लेकर, जिससे कि जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उन्हें न्याय मिल सके. Meanwhile, a contradiction has come into foray whereby UAE officials are saying that US firing was a mistake, while US Navy is saying that we were forced to open fire, where they admit that this was not a mistake, we opened fire. While UAE is saying that it is a mistake. So ये एक contradiction ऐसी है जो सामने आ रही है. इसके पीछे भी क्या कारण है, लग रहा है काइंड ऑफ कवर अप करना चाहते हैं पूरे इंसिडेंट पे. मीनवाइल एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इंडिया नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट लेवल. ऐसी स्थिति में जब आपके सिटीजन्स पे एक दूसरा देश फायर ओपन करता है या कुछ करता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो अपने को एजर्ट नहीं कर पाती है इंटरनेशनल फोरम पे. इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अपने आप को एजर्ट करना चाहिए, और जब ऐसे इंसिडेंट्स आपके सिटीजन्स के खिलाफ होते हैं तो बहुत कड़े सुर अपनाने चाहिए, जो कड़े सुर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं दिख रहे हैं इस समय में. बिल्कुल, और शायद इसी वजह से, क्योंकि ये कड़े सुर नहीं दिख रहे हैं, इसी वजह से अभी तक यूएस अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ है. उन्होंने अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है. और आइए अब रुख करते हैं हमारी अगली खबर की ओर. कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाया गया था. 0.7% की दर से उन्होंने इस अनुमान को घटाया था. हालांकि उसके बावजूद योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं मोंटेक सिंह आहलूवालिया, उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास दर 6.5% से अधिक रहेगी. तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया आईएमएफ के इस अनुमान को, जो उन्होंने आर्थिक वृद्धि दर को घटाया, उसको मानने से इनकार कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि 6.5% से 7% के बीच में आर्थिक वृद्धि की विकास दर रह सकती है. एक डिनाइल मोड का जो ऑपरेशन होता है ना, जो ऑन रहता है, वो तब से ऑन रह गया और अभी तक वो खत्म नहीं हो रहा है. रिपोर्ट्स आफ्टर रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट इंडिया इज इन इकोनॉमिक क्राइसिस मोड, दैट ग्रोथ विल बी लोअर्ड. बट फाइनेंस मिनिस्टर, जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, वो भी कह रहे थे कि एसएनपी की रिपोर्ट गलत है, फिच की रिपोर्ट गलत है. एंड नाउ मिस्टर मोंटेक सिंह आहलूवालिया इज फॉलोइंग द सेम रूट, where he is saying no, whatever everybody is saying is wrong, whatever we are saying is right. But इसमें एक चीज जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप देखिए, इन्फ्लेशन के ऊपर भी जब क्वेश्चन किया जाता है मोंटेक सिंह आहलूवालिया जैसे अधिकारियों को, तो वो कहते हैं हम जरूर काबू कर लेंगे, बट वो रिजल्ट नहीं सामने आया. अभी भी इन्फ्लेशन इतनी हाई है. ग्रोथ रेट की बात की तो ये हमेशा कहते हैं कि 2 महीने बाद सब सही हो जाएगा, बट वो हो नहीं रहा. ऐसी स्थिति में एटलीस्ट आप फूल मत करें. बिल्कुल, एक के बाद एक दावे तो आप करते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कोई भी अभी तक सामने नहीं आ रहा. रिजल्ट की बात तो हम बाद में करते हैं. क्या ठोस कदम उठाए उन्होंने, वो तक अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद हम आर्थिक विकास की ही बात कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. तो आर्थिक मोर्चे पर देश जिस तरह से विफल हो रहा है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुधारों में देरी का पूरा दोष जो है वो संसदीय समिति के ऊपर मढ़ दिया है. तो केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक विकास दर जो गिर रही है, देश की अर्थव्यवस्था की साख गिरती जा रही है, उसका ठीकरा संसदीय समिति के सर पर फोड़ा गया है. लेकिन इस संसदीय समिति के जो अध्यक्ष हैं यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों में विफल रही है. उन्होंने कहा है कि उनकी समिति वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी पर हर हफ्ते बैठक कर रही है और इससे जुड़े जटिल मुद्दों पर सावधानी से विचार करना जरूरी है. और जो विलंब हो रहा है वो केंद्र सरकार की अनिर्णय की स्थिति के चलते हो रहा है. जी अंजलि. Meanwhile, Anjali, right after declaring Jaswant Singh as the NDA's candidate for the post of Vice President, praise and support has started to pour in for the name of Jaswant Singh for the post of Vice President from all the quarters, especially in media, where the media said now it would be a very strong fight between Hamid Ansari and Jaswant Singh. Meanwhile, in an article, Ashok K. Mehta has written in Pioneer, officer, gentleman and an upright politician. There cannot be a better candidate than Jaswant Singh for the Vice President's post. He has a distinguished record as Defence Minister and Member of Parliament. The armed force would be proud if he wins. जी, तो जिस तरह से एनडीए ने अपना कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद चुनावों के लिए जसवंत सिंह को चुना है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है. जसवंत सिंह के बारे में ही ये आर्टिकल लिखा गया है. एक तरह से जो उनका व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए उनका कार्यकाल रहा है,
इसीलिए उन्हें एक प्रबल कैंडिडेट माना जा रहा है हामिद अंसारी के अगेंस्ट। अंसारी, नंबर्स गेम इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। नंबर्स गेम में क्या होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट किसके पार्टी के ज्यादा हैं, वो एक अलग चीज है। पर एक कैंडिडेचर जो है जसवंत सिंह का, जो उसको सपोर्ट मिल रहा है और जो उनकी इमेज रही है एज अ पॉलिटिशियन, एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, वो बहुत सराहनीय रही है। और आई थिंक उसी बात को दर्शाते हैं जो ये आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में छप रहे हैं या मीडिया में भी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन ही क्यों ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ही क्यों ना, सब मान रहे हैं जसवंत सिंह का कैंडिडेचर एक बहुत वेलकम स्टेप माना जा सकता है। बिल्कुल। और हमारी आज की आखिरी खबर एक दुखद सूचना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य श्री बाल आप्टे जी का निधन हो गया है। लंग की बीमारी से पीड़ित थे वो और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते उन्होंने कल दोपहर बाद अंतिम सांस ली। इसको भाजपा की तरफ से एक बड़ा लॉस बताया गया है। श्री नितिन गडकरी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक मित्र थे, फिलोसोफर थे, गाइड थे और उनका जो लॉस है वो उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, पर्सनल लेवल पर भी और पार्टी के लेवल पर भी। और उन्हीं के शोक में कल भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में ध्वज को भी झुका दिया गया। From your channel side, we'd like to say that may his soul rest in peace. और इसी के साथ एक और दुखद सूचना है। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार श्री राजेश खन्ना जी का भी आज निधन हो गया है। आज दोपहर बाद लंबी बीमारी के चलते उनका इंतकाल हुआ। राजेश खन्ना जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत में स्टारडम की शुरुआत करी, जिन्हें सबसे पहले सुपरस्टार का दर्जा दिया गया, इस उपाधि से नवाजा गया, वो राजेश खन्ना जी ही थे। Mr. Rajesh Khanna's death would be a great loss to not only the Indian cinema but to the Indian nation as such. We offer our heartfelt condolences to Mr. Rajesh Khanna. तो इसी सूचना के साथ हम अपने आज के एपिसोड की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आपसे मुलाकात होगी खबरें आजकल के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।